हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। डॉट अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जनरल साइंस का सिलेबस है अब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिनके टॉपिक्स को हम पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हैं और ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ जो बोर्ड पर है कि हमें 2 माइक्रोकूलाम और 3 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश दे रखे हैं। ये कुछ ऐसा है कि यहाँ एक 2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे एक 3 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है और ये 3 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए, माइक्रो का मतलब होता है, जो माइक्रो जो यहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब होता है 10 की पावर -6, 10 टू द पावर -6, ये माइक्रो का मतलब होता है। तो ये जो हो गया, ये आवेश पहला जो चार्ज हो गया वो 2 × 10 टू द पावर -6 कूलाम हो गया और दूसरा हो गया 3 × 10 टू द पावर -6 कूलाम। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है वो कूलाम बल से डिसाइड होता है और कूलाम बल का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/r²। यहाँ से हम सॉल्व करें तो देखो K की जो वैल्यू होती है वो हमें पता है 9 × 10⁻9 होती है। Q1 की वैल्यू इसने दे रखी है 2 × 10⁻6 और Q2 की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई जो आपको R दे रखा है दोनों के बीच में वो 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए जो है वो 100 का भाग लगता है, तो 100 का भाग लग दिया तो ये तो हो गया 3 × 10⁻2। अब देखिए ऊपर जो कुछ बचा वो हमारे पास ये बचा, ऊपर वाला पार्ट 9 × 2 × 3 तो एक साइड बचा है और इसके अलावा 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12, तो यहाँ पे बचेगी 10 की पावर -3 और नीचे जो आया वो अपने पास 9 × 10⁻4 आया। 9 से 9 कटेगा, 10⁻4 को हम ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ऊपर पहले से 6 है, 10⁻3 है और 10 की पावर 4 चली जाएगी। तो ये फाइनल जो आंसर बनेगा वो अपने पास बनेगा 60 न्यूटन। इन दोनों चार्ज के बीच में 60 न्यूटन का बल लगेगा, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आवेशों के मध्य कार्यरत बल 16 न्यूटन दे रखा है, उनके बीच में एक माध्यम भर दिया जाता है जिसका पराविद्युतांक εr = 4 दे रखा है। तो मीडियम की प्रेजेंस में जो माध्यम होता है वो F0/εr होता है। यहाँ पे F0 की वैल्यू आपको दे रखी है 16 और εr की वैल्यू दे रखी है आपको 4, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जो फोर्स आएगा वो आएगा 4 न्यूटन। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा इसे कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात द्रव्यमान m' हो जाता तो सही कथन है। देखो ध्यान से, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था। ये हमारी वस्तु है, इसका द्रव्यमान m दे रखा है। अब वो कह रहा है इसने कुछ इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इसके बाद इसके पास द्रव्यमान बचा m', तो जाहिर सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन इससे जो निकले हैं तो 3 इलेक्ट्रॉनों के बराबर द्रव्यमान भी इससे चला गया, तो ये द्रव्यमान ज़्यादा है और ये द्रव्यमान कम है, यानी m' जो है वो लेस देन m हो जाएगा, ये होगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश के बारे में असत्य कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है। तो आवेश क्वांटीकृत राशि, ये बिल्कुल सही कथन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आवेश संरक्षित रहता है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। आवेश का मान वस्तु द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, बिल्कुल ये भी एकदम सही है। Q = Ne + Ne, तीसरा जो स्टेटमेंट है उसका ये पॉइंट है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे या ग्रहण किए जाएंगे उसी के हिसाब से किसी वस्तु पर आवेश आता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, आवेश एक सदिश राशि है, तो ये स्टेटमेंट असत्य है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें ये असत्य कथन है आवेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में रखे गए सी द्विध्रुव पर परिणामी बल। अब यहाँ पे ध्यान से समझना थोड़ा, कोई आवेश होता है Q, यदि वो किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र हम E मान लेते हो, तो उस पर जो बल लगेगा वो होता है QE, इतना बल लगता है। द्विध्रुव का मतलब होता है 2 आवेश हैं, एक प्लस का आवेश है और एक उसी के बराबर माइनस का आवेश है, तो जो इस पर विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा वो लगाएगा F = QE
और इस पर विद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा वो बल लगाएगा माइनस का QE। तो पूरे डाइपोल पर जो कुल बल आएगा वो आएगा प्लस का QE और माइनस का QE, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे और पूरे डाइपोल पर जो कुल बल होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। हालांकि बलाघूर्ण 0 नहीं होता, डाइपोल पर बल 0 होता है। ये चर्चा हम पीछे जब इस टॉपिक को हमने पढ़ा था तो वहाँ इसकी बात कर चुके हैं। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि द्विध्रुव यदि किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर परिणामी बल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर 72 किलोग्राम द्रव्यमान हो तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूज़न इसलिए हो जाता है कि द्रव्यमान अपने को दे रखा है 72 किलोग्राम। यदि वो हमसे इसके भार की बात करता पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर भार अपना आ जाता mg, यानी W बराबर 72 गुणा 10, और ये भार जो आता वो 720 न्यूटन आता। और चंद्रमा पर इसके भार की बात करें तो ये आएगा mg। चंद्रमा पर जो भार, जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण होता है वो पृथ्वी का 6ठा भाग होता है। तो यहाँ से अपन 72 गुणा 10/6, तो ये आएगा 12 और 120 न्यूटन आता। ये भाग अपने पास जो आता, आंसर जो आता है 120 न्यूटन आता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा हुआ है कि इसका भार क्या है, हमसे द्रव्यमान के बारे में ही जानकारी पूछी है कि द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 है, तो वो तो भैया चंद्रमा पर भी 72 किलोग्राम ही रहेगा। चंद्रमा पर द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, भार चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है कि जैसे ही हमें द्रव्यमान देता है, हमें ये याद रहता है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के जितना नहीं, उससे कम है, तो हम भार जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं, जबकि वो कैलकुलेशन द्रव्यमान की हो रही है। तो ये इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो बड़ी ध्यान से देख लेना कि वो भार के बारे में जानकारी चाहता है या द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, इसका आंसर 72 किलोग्राम ही होगा। अब कोई कह रहा है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में, पृथ्वी सतह पर एक वस्तु रखी है, अचानक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए तो वस्तु का द्रव्यमान तथा भार। तो देखो, द्रव्यमान तो चेंज होना नहीं है, भार जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि जी खत्म हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का खत्म होने का मतलब है जी खत्म हो गया, जी खत्म होने का मतलब भार खत्म हो गया, लेकिन द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। तो इसमें से अपना है कि दोनों अनंत हो जाएंगे, ये गलत ऑप्शन है। दोनों शून्य हो जाएंगे, ये भी गलत ऑप्शन है। वस्तु का भार 0 हो जाएगा, ये सही ऑप्शन है। वस्तु का द्रव्यमान, ये भी गलत ऑप्शन है। द्रव्यमान 0 नहीं होगा, सिर्फ भार। तो इसका जो अपना सही आंसर है वो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक। तो जो सूत्र होता है वो लिखिए, वहाँ से आ जाएगा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r²। यदि अपने को g चाहिए तो बाकी सब एक साइड भेज दो, तो f r² अपॉन m1 और m2 हो जाएगा। तो f जो मापा जाता है वो न्यूटन में, दूरी जो है वो मीटर स्क्वायर, और नीचे किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। तो जो इसका मात्रक बना वो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। यदि इसको ऊपर भेजें तो ये ऑप्शन जो अपना है इसके हिसाब से हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यदि पृथ्वी व चंद्रमा के मध्य कार्यरत बल F है, दोनों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में फिलहाल जो बल है वो कैपिटल जी, पृथ्वी का द्रव्यमान, चंद्रमा का द्रव्यमान बटा बीच की दूरी का स्क्वायर। यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो यहाँ F', तो इसमें जी में कोई चेंज नहीं, द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं, आर को पहले से आधा कर दिया तो ये स्क्वायर। तो ये देखो F' बराबर जो बचेगा वो बनेगा अपने पास 4g कैपिटल M स्मॉल m बटा r², यानी पहले से जो है वो 4 गुना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति से संबंधित नियम जो है वो केपलर ने प्रतिपादित किए थे। यहाँ कई बार गैलीलियो के नाम से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। गैलीलियो ने भी संबंध में जो है वो अपने सिद्धांत दिए थे, लेकिन जो गति के ग्रहों की गति के नियम हम पढ़ते हैं वो केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए। पृथ्वी पर पलायन वेग, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो 11.2 तो सब में ही है, तो ये ऑप्शन में ध्यान से इसका मात्रक जो है वो देख लेना, किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही होगा। अब अगला है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान। तो जी का मान 2 ही जगह 0 होता है, एक तो पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है और एक अनंत पर 0 होता है। तो पृथ्वी का केंद्र जो है उसने पूछा है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भूस्थायी उपग्रह की ऊंचाई जो है वो लगभग पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर के लगभग बराबर होती है। तो इसमें सीधा सीधा डाटाबेस क्वेश्चन है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। निम्न में से कौन सा कारक जी के मान को प्रभावित नहीं करता? देखो, ऊंचाई जी के मान को प्रभावित करती है, गहराई जी के मान को प्रभावित करती है, पृथ्वी का घूर्णन भी जी के मान को प्रभावित करता है, लेकिन पृथ्वी पर रखी किसी वस्तु का द्रव्यमान जी के मान को प्रभावित नहीं करता। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मात्रक आवेश का नहीं है? तो देखिए, कूलाम आवेश का मात्रक है, स्टेट कूलाम आवेश का सीजीएस मात्रक है, ये याद रखना। स्टेट कूलाम आवेश का सीजीएस मात्रक है, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये एम्पियर इंटू कूलाम ये निकाला गया है यहाँ से, आई बराबर क्यू बट्टा टी। धारा जो है वो आवेश प्रवाह की दर होती है, यहाँ से क्यू बराबर जो है वो आई टी आ जाएगा। आई करंट जो है वो एम्पियर में मापी जाती है, टी जो है वो सेकंड में मापा जाता है। तो एम्पियर इंटू सेकंड भी इसका मात्रक है, ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। यह आवेश का व्युत्पन्न मात्रक है, कूलाम आवेश का एसआई मात्रक है, स्टेट कूलाम आवेश का सीजीएस मात्रक है, लेकिन वेबर आवेश का मात्रक नहीं है। ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? देखिए, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी पर जो है वो सर्वाधिक जो मान होता है वो होता है दोनों ध्रुवों पर। इस जगह जी मैक्सिमम होता है और इस जगह भी जी मैक्सिमम होता है, और विषुवत रेखा पर जो होता है वो जी मिनिमम होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है जी का सर्वाधिक मान, तो जी का सर्वाधिक मान पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी विद्युत क्षेत्र ई में निम्न में से किस कण पर बल सर्वाधिक होता है? तो देखो, इस बारे में हम चर्चा पीछे एक क्वेश्चन में कर चुके हैं। F बराबर क्यू ई, इतना बल लगता है। अब वो देखो, ई तो सबके लिए सेम है, जिसका क्यू ज़्यादा होगा उस पर बल ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ई के बराबर होता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है वो प्लस ई के बराबर होता है, ये माइनस ई के बराबर, ये प्लस ई के बराबर। एल्फा कण, अब यहाँ पे आप याद रखना, एल्फा कण वास्तव में क्या होता है? ये होता है हीलियम का नाभिक। क्या होता है ये? हीलियम का नाभिक। अब हीलियम के नाभिक की अपन चर्चा करें तो इसके नाभिक में दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हीलियम का परमाणु है। नाभिक बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये अपने पास दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का एक पार्टिकल बचा। दो इलेक्ट्रॉन चूंकि इसने छोड़े हैं तो इस पर +2e का आवेश है, तो अल्फा कण पर +2e का आवेश होता है। इसका सिंबल ये लिखा जाता है He+2, ये अल्फा कण है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है। और चौथा, इसमें जो न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन का चार्ज तो 0 होता है, तो इन दोनों पर तो बराबर बराबर बल लगेगा। सबसे ज़्यादा आवेश इसका है तो इस पर सबसे ज़्यादा बल लगेगा, और इस पर विद्युत क्षेत्र कोई बल नहीं लगाता। न्यूट्रॉन जो है वो विद्युत क्षेत्र में कोई बल फील नहीं करता। तो क्वेश्चन में जो अपने से पूछा गया है, मैंने इसको हर पार्ट को एक्सप्लेन किया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो सबसे ज़्यादा बल किस पर लगेगा? अल्फा कण पर लगेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए उनमें सबसे ज़्यादा आवेश अल्फा कण का ही होता है, इसलिए उस पर सबसे ज़्यादा बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपने पास है, पृथ्वी पर उपस्थित किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। द्रव्यमान या स्थान के आधार पर प्लस माइनस नहीं होती, हमेशा ऋणात्मक होती है। ये जो स्थितिज ऊर्जा आती है वो माइनस का कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर, ये वैल्यू होती है। अब इसमें द्रव्यमान का पार्ट है, दूरी का भी पार्ट है, लेकिन इसके आधार पर ये प्लस माइनस नहीं हो सकती। वैल्यू इसकी हमेशा क्या आएगी? माइनस ही आएगी। सदैव ऋणात्मक होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपने हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सही कथन क्या है? ये सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। ये संरक्षित प्रकृति का होता है, ये भी सही कथन है। यानी ए और बी दोनों सही है। डी ऑप्शन जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन जो इसमें हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये आकर्षण प्रकृति का भी होता है और संरक्षित प्रकृति का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन नहीं दिए, चलो कोई नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधा। यदि किसी वस्तु पर 1.6 माइक्रोकूलम आवेश है तो वस्तु ने कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया? तो इस बार किसके लिए अपने पास क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला है वो Q बराबर प्लस माइनस एन ही है। इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इसका मतलब प्लस वाला क्वेश्चन काम में लिया है, तो एन ही ले लेते हैं। एन का मान चाहिए तो Q बट्टा ई। Q का मान कितना है? 1.6 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। नीचे इलेक्ट्रॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻⁴
माइनस का 19, 1.6 से 1.6 कट जाएगा, 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 6 गुणा 10 की पावर प्लस का 19, तो ये आएगा 10 की पावर 13 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, तब इस पर 1.6 माइक्रोकूलम का आवेश आएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑप्शन होते तो हम 10 की पावर 13 को इसमें चूज करते। तो ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट है। एक और प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल .academy से।